क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है, अतः संवेग का अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए एक शिक्षक को कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जैसा वातावरण बनाकर निष्पक्ष भाव से सभी को शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बालक सामूहिक रूप से दृढ़ हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बीच में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? इसमें माता पिता एवं भाई बहन। भूमिकाएं अपेक्षाएं का एक समूह है जो यह प्रस्तावित करती है कि महिलाओं एवं पुरुषों को किस प्रकार से सोचना, कार्य करना एवं अनुभव करना चाहिए। लिंग समाजीकरण पर माता पिता एवं भाई बहन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक वर्षों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 9 से 12 वर्ष के लिए 9 से 12 वर्ष आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में बालक मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था होती है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्तिसंगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे विभिन्न स्तर से गुजरते हैं। स्तर 1 में बालक सम्मानित व्यक्ति, माता पिता, शक्तिशाली आदि के प्रति सम्मान दिखाता है। स्तर में 1 में नैतिकता की अनुपस्थिति रहती है ना, किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत पर निर्णय नहीं ले पाता है स्तर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता है। यह संबंध किसका है, किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से इसका संबंध है। बाल्यावस्था होती है जो उसके आरंभ में सही संवेग का विकास विस्तृत रूप से होने लग जाता है। बच्चों में समायोजन की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना होती है, जिससे वह तनाव का अनुभव करता है। संवेगात्मक विकास द्वारा बालक को यह ज्ञान होता है कि किस परिस्थिति में कौन से संवेग की अभिव्यक्ति करनी है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा का विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रतिवर्ती प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच से चर्चा किस विषय के अंदर है? यह प्राकृतिक तथा पालन पोषण वाद विवाद से संबंधित है। आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा प्रकृति का तथा पालन पोषण पर विवाद का विषय है ये, और बालक के भाषा विकास पर उसे आसपास का सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग हम एक दूसरे के संचार के समय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना एक गलत बात है, बाकी बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति होनी चाहिए, बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, अध्यापक का सकारात्मक रुख भी होना चाहिए। बच्चों के अधिगम को अधिक सुगम्य और स्थायी बनाने के लिए शिक्षक निम्न कार्य कर सकता है। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, बच्चे को स्वीकार करना, बच्चे की जिज्ञासा शांत करना, बच्चे के प्रति अध्यापक का सकारात्मक नज़रिया, समय समय पर उपचारात्मक शिक्षण आदि। सीखने की वह अवधि जब सीखने की कोई प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। सीखने के पठार के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मनोशारीरिक सीमा, मानसिक कमजोरी, कार्य की जटिलता, थकान, सीखने की अनुचित विधि, प्रेरणा का अभाव आदि। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह गेट्स वन्ने के द्वारा दिया गया है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह परिभाषा गेट्स वन्ने ने दी थी। गेट्स वन्ने के अनुसार सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में ये परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई दे देता है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। कोहलर अधिगम के प्रसिद्ध सिद्धांत अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता अथवा संपूर्णता है।
अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अल्बर्ट बंडूरा का प्रक्षेणात्मक अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार का सीखना दूसरों को उस व्यवहार को करते हुए देखने प्रेक्षण करने से होता है। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों का प्रेक्षण तथा नकल कर सीखते हैं। छोटे बालक विवाह, घर प्रतिभोज आदि खेल खेलते हैं, बड़ों की नकल कर लेते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किसका प्रयोग किया था? कुत्ते का प्रयोग किया था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने। इवान पी पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया। इसे प्राचीन अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन अनुबंध के अनुसार एक तटस्थ उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दे। व्यक्तिगत विभिन्नता के से तात्पर्य दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। एक शिक्षक अपनी कक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है परायहम। फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार परायहम या सुपर ईगो व्यक्तित्व के आदर्श और नैतिक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा वास्तविकता की परवाह न कर आदर्शों पर जोर दिया जाता है। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या पुण्य, क्या पाप, इन सब का सामाजिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तित्व के इसी पक्ष द्वारा निर्णय दिया जाता है या किया जाता है। गुण दोष के आधार पर प्रस्तुत तर्क को क्या कहा जाता है? आलोचनात्मक तर्क। जब व्यक्ति गुण दोष अर्थात समस्या का पूर्ण रूप में विश्लेषण कर उसका समाधान करता है तो उसे आलोचनात्मक तर्क कहा जाता है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन द्वारा किया गया। इनके अनुसार बुद्धि की संरचना के दो कारक होते हैं, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक। स्पीयरमैन का यह मानना था कि हर व्यक्ति में मानसिक कार्य करने की सामान्य क्षमता भिन्न मात्रा में पाई जाती है। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। सृजनात्मक। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एकांकी न होकर बहुकारकी स्वरूप की होती है तथा सामान्य बुद्धि में 8 क्षमताएं होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र भी होती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार निम्न है: भाषाई बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि तथा व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, इसकी गलत बात है। सही बात है जो बता देता हूँ, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकशील चिंतन करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने से है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। निम्न में से कौन सी अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है? सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय ये नहीं है अधिगम अशक्तता। बाकी वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। अधिगम अशक्तता के कारण किसी बालक को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने में परेशानी हो सकती है। अधिगम अशक्तता के लक्षण होते हैं शारीरिक असंतुलन, समय के बोध में कठिनाई, स्थान व समय के बोध में कठिनाई, पेशवी समन्वय में कमी, लिखी हुई सामग्री को पढ़ने तथा बोलने में कठिनाई होना। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर। चोरी करने वाले बाल अपराधी या समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों को चोरी करने की आदत को उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। ऐसे बालकों को सरकार द्वारा सुधार गृह में रखकर शारीरिक कार्य कुशल शिक्षकों द्वारा शिक्षा देकर सुधारा जा सकता है। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा उन बालकों के लिए महत्वपूर्ण है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य बालक और एक दिव्यांग बालक को समान शिक्षा की प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए ही चाहिए।
पहले सीखे गए व्यवहार को पुनः याद करना क्या कहलाता है? पुनः स्मरण। पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु को व्यवहार में प्रकट होने को पुनः स्मरण कहते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। प्रभावशाली या मेधावी छात्रों को समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों को सहशैक्षिक गतिविधियों में जोड़कर रखना चाहिए। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वे होते हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से अन्य बालकों से कमजोरी प्रदर्शित करते हैं। सिरिल बर्ड के अनुसार वह बालक पिछड़ा होता है जो अपनी आयु स्तर के बालकों की कक्षा से छोटी कक्षा के कार्य नहीं कर पाता। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और सामाजिक स्वास्थ्य को विकसित करना। कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा कक्षा 10 तक हो और हर स्कूल में इससे संबंधित सुविधाएं हों। कला के अंतर्गत संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक चारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। कला और विरासत शिल्पों को शिक्षा के से जोड़ने के संसाधन हर स्कूल में उपलब्ध होने ही चाहिए। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चरण की कक्षा 1 व 2 इस स्तर पर आकलन में विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की गतिविधियों पर दिए गए गुणात्मक कथन होने चाहिए और उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन होना चाहिए। आकलन रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं के दौरान किए गए अवलोकनों पर आधारित होने चाहिए। किसी भी कारणवश बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए बालकों का समय समय पर आकलन करना बहुत जरूरी होता है। आकलन बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों तथा विशेषताओं को जांचने की अनौपचारिक विधि होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक क्षेत्र के क्रियात्मक पक्षों से जुड़े हुए अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र सीमित तथा संबंधित कक्षा या विद्यालय तक होता है। कक्षा या विद्यालय तक की समस्या का समाधान किया जाता है। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करने में प्रदान करता है। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयास करता है। छात्रों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है। कक्ष में एक शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षक तभी कहा जा सकता है जब शिक्षक इस बात का प्रयास करता है कि छात्रों को नए नए अनुभव प्रदान करे, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करवाए और छात्रों में चिंतन का विकास करे। एक प्रभावी अध्यापक अपने अधिगमकर्ताओं के सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह विकास करता है सामाजिकरण का। एक प्रभावी अध्यापक अपने अधिगमकर्ता को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के अतिरिक्त यह सामाजिकरण का विकास करता है। सामूहिक क्रियाओं से बालक का सामाजिकरण होता है जिससे उसे सामाजिक संबंधों, सामाजिक कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि का ज्ञान और समझ होता है। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है भोजन है, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश और परिवार। मानव वातावरण में भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक निम्न है। भोजन हो गया, शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, परिवार, समाज व समाज का संबंध और संस्कृति। व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? 24 माह में। 24 माह में बोलना सीख जाते हैं। बच्चा दूसरे व्यक्तियों तथा परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके बोलना सीखता है। एक सामान्य बालक 24 माह में बोलने लग जाता है। पावलोव था शरीर क्रिया वैज्ञानिक था। पावलोव कौन था? शरीर क्रिया वैज्ञानिक था। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दे दिया। पावलोव रूस के रहने वाले शरीर क्रिया शास्त्री थे, विशेषकर पाचन क्रिया से संबंधित थे। 1904 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव को अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्पीयरमैन ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंग का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया।
अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित होता है। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न हल करने इत्यादि में कठिनाई होती है। अधिगम अशक्तता उन बच्चों में पाई जाती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाले होते हैं। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने अपने दो तत्व सिद्धांत में तीसरा तत्व समूह तत्व जोड़कर बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिरिलबर्ट तथा बर्नन ने। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन सिरिलबर्ट तथा बर्नन ने किया। इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया। इसके अनुसार मानसिक योग्यताओं में सामान्य मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। TAT में कार्डों की कुल संख्या होती है 31। TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 होती है। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन व मुर्रे ने 1935 में कर दिया था। निम्न में से प्रभावशाली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? व्यक्तित्व मापन की 3 प्रमुख विधियां हैं: आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि। देखो, आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ एक ही बात है। आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि, प्रश्नावली विधि व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि है। आगे बात करते हैं अभिरुचि का अर्थ होता है। अभिरुचि का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व योग्यताओं की विशेषताओं का योग होता है अभिरुचि का अर्थ। अभिरुचि व्यक्तित्व योग्यताओं तथा विशेषताओं का योग है। यह व्यक्ति के गुणों की ओर संकेत करती है। निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता ये पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। बाकी समाज विरोधी कार्य पिछड़ा बालक कर सकता है। जीवन में निराशा पिछड़े बालक की होती है और मानसिक रूप से अस्वस्थ भी पिछड़ा ही बालक होता है। पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो शैक्षिक दृष्टिकोण से अन्य बालकों से कमजोर प्रदर्शित होते हैं। बुद्धि लब्धि 80 से लेकर 90 के बीच होती है, मतलब 80 से लेकर 89 के बीच में होती है। जीवन में निराशा रहती है इनकी और विद्यालय से पलायन करने लग जाते हैं। ये मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होते हैं पिछड़े बालक। बोस्टर्ड संस्थाएं किस प्रकार के बालकों के लिए होती हैं? बाल अपराधी बालकों के लिए। बाल अपराध के उपचार के लिए बोस्टल संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, जिसमें बाल अपराधी समस्यात्मक बालकों को औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। एक बालक लिखते समय अधिक अशक्तता के कारण कठिनाई महसूस करता है। यह विकार है डिस्ग्राफिया। अधिगम अशक्तता व्यक्तियों द्वारा सीखने में बाधक होती है, जैसे पढ़ना लिखना में बाधक होती है। सीखने में अक्षम व्यक्तियों में अति क्रियाशीलता, कालबोध का अभाव तथा नेत्र हस्त समन्वय की कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया में बालक लिखते समय कठिनाई महसूस करता है। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के अनुभव व योग्यता के आधार पर समस्या समाधान का क्रियान्वयन किया जाता है। क्रियान्वयन के पश्चात प्राप्त होने वाले समस्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण, अनुभव। यह मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निश्चित रूप से मापन भी निहित होता है, किंतु साथ साथ उनके गुणात्मक मूल्यांकन का भी आकलन होता है। मूल्यांकन त्रिकोण: शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव। शिक्षण एक प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षण अधिगम को सरलीकरण करने की कोशिश की जाती है। जैक्सन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक परिपक्व व्यक्ति एक अपरिपक्व व्यक्ति को अंत्यक्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद लिखे जाते हैं। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य बालकों का स्थिरीकरण करना होता है, अर्थात इनकी प्रकृति निर्णायक होती है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में। बाल शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान के पूर्व में ही विद्यमान स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है तथा इस अनुच्छेद 21 क में उल्लिखित किया गया है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009
कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 से। कब से लागू हुआ था? अप्रैल 2010 से लागू हुआ था ये। आरटी एक्ट 2009 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के पश्चात एक अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया तथा इसे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, ये साइकोलॉजी का फर्स्ट मॉडल पेपर था।